नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। वीडियो के लास्ट में आप लोग हमेशा कमेंट्स किया करो कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? न्यूटन की गति के नियम हैं, उनको हम लोग कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की है फोर्स क्या होता है, कितने प्रकार के फोर्स हमारे होते हैं, प्रबल नाभिकीय बल क्या है, दुर्बल नाभिकीय बल है क्या है, विद्युत चुंबकीय बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, उसके बारे में हमने कंप्लीट बात की है। और आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन की गति के नियम और उनके एग्जाम्पल किस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और हमारे सवाल किस प्रकार वहाँ से बनेंगे, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखना। करते हैं हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत। और वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करो, आपको लगता है कि क्वालिटी बेस्ट है तो। यदि हम लोग यहाँ पर बात करें किसके बारे में? न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के नियम कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं न्यूटन की गति के। और हमारे पास जैसे हम लोग बात करते हैं प्रथम नियम की, क्योंकि बेसिक पहली वीडियो में ही आपके लिए बता चुका हूं, वहां पर उसका प्रथम नियम का बेसिक क्या है, फिर भी मैं आपके लिए उसको रिकॉल करूंगा, जड़त्व के साथ उसको जोड़कर पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान देना आप लोग। जैसे हम लोग बात करते हैं प्रथम नियम की, कितने नियम होते हैं वैसे इसके? न्यूटन के 3 नियम हैं। और 3 नियम कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। 3 नियम। और प्रथम नियम की हम लोग बात करें, इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जड़त्व के नियम की, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व है यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तित करेगी तो उसके कारण जो बहुत कम समय के लिए जो बल कार्य करता है उस वस्तु पर, वह ही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। या वह क्या होता है? जड़त्व होता है। जड़त्व कोई बल नहीं होता, इस बात को भी आप लोग याद रखना। जड़त्व किस पर निर्भर करता है? जड़त्व यदि पूछ लिया जाए किस राशि पर निर्भर करता है, तो जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और वैसे वस्तु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि कोई वस्तु कैसी है, यानी उसकी आकृति, आकार कैसा है, उस पर भी निर्भर करता है जड़त्व। पर राशि पूछ ली जाए तो राशि किस पर निर्भर है? यह निर्भर होता है द्रव्यमान पर। अब हम लोग बात करते हैं प्रथम नियम की। प्रथम नियम क्या है हमारे पास? यदि कोई वस्तु, प्रथम नियम की परिभाषा से हम लोग शुरुआत करते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहना चाहेगी, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही बने रहना चाहेगी। जब तक उस पर कोई भी बाह्य बल न लगाया जाए तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा कहाँ से देखने के लिए मिलता है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम में देखने के लिए मिलता है। और यहीं से यदि वस्तु को परिवर्तित या वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करना है तो वहाँ पर हमें बल लगाना होगा। जब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नियम F बराबर ma, तो वहाँ पर मैं आपके लिए बताऊँगा कि वस्तु की स्थिति में कैसे परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि हम लोग बाह्य बल ना लगाएं तो क्यों परिवर्तन नहीं हो सकता, उसके बारे में सेकंड नियम पढ़ेंगे, उसमें मैं बताने वाला हूँ। तो हमारे पास प्रथम नियम क्या है? गति की अवस्था में वस्तु है तो गति में ही रहना चाहेगी, विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगी, जब तक उस पर कोई भी बाह्य बल न लगाया जाए। तो हम लोग यहाँ पर बात करें, यदि कोई वस्तु विराम में है, तो वह विराम में ही रहना चाहेगी, विराम में ही रहेगी। और गति में है तो वह गति में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल
न लगाया जाए, ये प्रावधान यहाँ पर किया गया है। लास्ट वीडियो में भी मैंने पूरी कंप्लीट परिभाषा वहाँ पर आपके लिए लिखी थी। और यह ही जड़त्व हमारा कहलाता है कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा या फिर नहीं होगा। यदि हम लोग बाह्य बल लगाएंगे तो होगा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। तो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी हम लोग कहते हैं। और हमारे पास इस नियम को क्या कहते हैं? इस नियम को ही गैलीलियो का नियम कहते हैं। इसे ही गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और इसी नियम से ही हमारे पास बल की परिभाषा मिलती है। इसी नियम से बल की परिभाषा मिलती है। और हमारे पास बल की परिभाषा और फॉर्मूले की हम लोग बात करें तो बल का फॉर्मूला दूसरे नियम से आता है। संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाता है, तो दूसरे नियम से यह प्राप्त होता है। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो हमारे पास 3 प्रकार के एग्जाम्पल यहाँ शामिल होते हैं। जैसे गति के जड़त्व के साथ हम लोग जोड़ें, यदि मैं कहूँगा आपसे कि इसमें 3 प्रकार के एग्जाम्पल हैं, एक तो विराम के जड़त्व, गति के जड़त्व और दिशा परिवर्तन का जड़त्व, तो वहाँ पर वो प्रथम नियम के ही एग्जाम्पल हैं। क्योंकि हम लोग इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इस कारण से एग्जाम्पल विराम के जड़त्व के रूप में मैं लिखूँगा। कौन कौन से विराम के जड़त्व में शामिल हैं सभी के सभी प्रथम नियम के ही एग्जाम्पल। तो हम लोग बात करते हैं किसके, इसके 3 प्रकार के हमारे इसमें एग्जाम्पल शामिल होते हैं। एक तो हमारा शामिल होता है विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या है? जैसे हमारे पास कोई भी वस्तु है, हमारे पास कोई भी एक पेड़ है, तो उस पेड़ पर जो फल लगे हुए हैं और पेड़ स्थायी यानी हमारे पास स्टेबल है, खड़ा हुआ है, और हम उस पेड़ को जब हम लोग हिला देते हैं तो जो फल लगे हुए हैं टहनी के साथ, हमारे पास जैसे ये पेड़ है और इस पर हमारे पास ये क्या लगे हुए हैं, ये फल लगे हुए हैं, ये हमारे पास फल लटका हुआ है, ये फल लटके हुए हैं और हमारे पास ये फल लटके हुए हैं और ये फल हैं। जब हम लोग इसकी टहनियों को हिलाएंगे तो हमारे पास जो ये फल हैं वो कैसे रहेंगे? वह विराम में ही रहेंगे, विराम में ही रहना चाहेंगे। और जो ये टहनियाँ हैं, ऊपर वाली टहनियाँ किस में हो जाएंगी? गति की अवस्था में हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है जब हमने अपनी स्थिति को परिवर्तित करना चाहा तो बल लगाया, और बल लगाने के बाद जैसे हमने पेड़ की टहनियों को हिलाया तो वहाँ पर हमारा जो फल था वो विराम में ही रहना चाहता था, पर उसकी ऊपर वाली स्थिति परिवर्तित हो गई है, जिस कारण से फल टूटकर गिर गया। तो हमारे पास विराम के जड़त्व में क्या है कि विराम का विरोध होता है, यानी स्थिति परिवर्तन का विरोध होता है। तो वहाँ पर बल लगाया तो परिवर्तित हो गई स्थिति। जो भी एग्जाम्पल हमारे विराम से संबंधित होंगे उसमें रुकी हुई वस्तु से बात होगी। जैसे पहला है हमारे पास पेड़ हिलाने पर फलों का टूटना, क्योंकि पेड़ स्थायी है, स्टेबल है और फल हमारे पास उसी स्थिति में बने रहना चाहेंगे, पर टहनियाँ हमारी कैसी हो जाएंगी? गति की अवस्था में। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, दूसरा एग्जाम्पल इसमें शामिल होता है, जैसे हमारे पास कोई भी एक कंबल होता है, कंबल को जब हम लोग छड़ी से पीटते हैं तो उस पर जो धूल के कण होते हैं वह क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। क्यों? देखो हमारे पास जैसे हम लोग इसकी बात करें कि हमारे पास ये कंबल है एक, और कंबल पर धूल के कण लगे हुए हैं। तो जब हमने इस पर एक डंडा मारा तो हमारे पास एक छड़ मारी तो हमारे पास ये जो कंबल है वो नीचे की ओर चला जाएगा, और नीचे की ओर जाने के बाद जो ये कण हैं, कण कहाँ रह जाएंगे? उसी पोजीशन में। तो हमारे कण क्या दिखाई देंगे? हमें अलग हटते हुए दिखाई देंगे। तो विराम से संबंधित जो भी शब्दावली आए वो किस में शामिल होगी? विराम के जड़त्व में। वो किसका एग्जाम्पल होता है? प्रथम नियम का ही एग्जाम्पल होता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जो भी हमारे कार या बस या ट्रेन रुकी हुई है और जब वह अचानक से आगे की ओर चलती है तो उसमें खड़ा हुआ व्यक्ति कहाँ पर चला जाता है? पीछे की ओर हो जाता है। देखो
हमारे पास ये ट्रेन है और ट्रेन में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये ट्रेन रुकी हुई है और उसके बाद जब ये ट्रेन चलेगी हमारे पास आगे की ओर जब चलेगी तो हमारे पास पूरा शरीर हमारे पास इसके साथ जुड़ा हुआ है, पर जो हमारा ये शरीर है ऊपर वाला शरीर का निचला हिस्सा ट्रेन के चलने के साथ चल देगा, पर जो ऊपर का हिस्सा है वो किस में रहता है, विराम अवस्था में रहता है। पर जब अचानक से ये ट्रेन चलती है तो ये क्या हो जाता है, ऊपर वाला हिस्सा उसी स्थिति में बना रहना चाहता है, पर जब आगे की ओर चली जाती है तो हमारा निचला हिस्सा तो आगे की ओर चला जाता है और ऊपरी वाला हिस्सा कहाँ पर रहता है, उसी पोजीशन में बना रहना चाहता है। जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ तो अब ट्रेन चलेगी तो मेरा ऊपरी हिस्सा कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा, पर निचले वाला हिस्सा आगे की ओर चल देगा। तो मुझे कैसा अनुभव होगा, जैसे मैं पीछे गिर गया। तो हमारे पास जो भी रुकी हुई बस है, रुकी हुई ट्रेन है जो आगे की ओर चलती है तो उसमें व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है या गिर जाता है। वो किस नियम का एग्जाम्पल है, वो प्रथम नियम के गति के जड़त्व का एग्जाम्पल है। उनको हम लोग लिखेंगे तो आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं तो एग्जाम्पल हमारे पास जैसे ये विराम के जड़त्व के हैं। जब कोई रेल या बस रुकने के बाद गति की अवस्था में, गति की स्थिति में आती है तो उसमें खड़ा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है या झुक जाता है, पीछे की ओर झुक जाता है। ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। दूसरा, पेड़ की टहनियों को हिलाने पर, पेड़ की टहनियों को हिलाने पर उनसे फलों का अथवा पत्तों का अलग हो जाना, अलग हो जाना किस में शामिल होगा, ये भी विराम के जड़त्व में ही शामिल होगा, प्रथम नियम में ही ये शामिल होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कंबल को तेजी से हिलाने पर उसमें से धूल कणों का अलग होना, धूल कणों का अलग होना। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं छड़ी के द्वारा, वैसे एक ही बात है ये जो मैं लिख रहा हूँ वापस भी, फिर भी आप लोग लिखना चाहो तो उसको लिख सकते हैं। छड़ी के द्वारा किसी दरी को पीटने पर उससे धूल कणों का अलग होना, उससे धूल कणों का अलग होना किस में शामिल होगा, ये भी विराम के जड़त्व में ही शामिल होगा, क्योंकि इसमें परिवर्तित क्या होगी, उसकी स्थिति। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये हैं विराम के जड़त्व के। ये बात आप लोग याद रखना जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट है।
इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं गति के जड़त्व के एग्जाम्पल की। कौन कौन से गति के जड़त्व के एग्जाम्पल हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग बात करते हैं गति के जड़त्व में कौन से एग्जाम्पल शामिल होंगे। हैं ये प्रथम नियम के ही, ध्यान रखना इस बात को आप लोग। तो फिर किसके हैं ये गति के जड़त्व के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला ही हम लोग यहाँ बात करें तो पहला ही एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, यदि कोई, इसमें गति से संबंधित बात होगी, यदि कोई रेलगाड़ी या बस अचानक रुकती है, अचानक रुकती है, रुकेगी कब, जब चलती हुई होगी, अचानक रुकती है, तो उसमें बैठा व्यक्ति, उसमें बैठा व्यक्ति या उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और दूसरे एग्जाम्पल के यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो जब कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है तो उसके अचानक से नहीं रुकना। क्या है, यदि कोई धावक दौड़ता हुआ आता है तो उसके अचानक से नहीं रुकना। यदि कोई धावक दौड़ता हुआ आता है तो उसके द्वारा अचानक से न रुकना, तो उसके द्वारा अचानक से ना रुकना। वो दौड़ता ही रहता है। जैसे आप लोग कहोगे दौड़ते हुए हम लोग आते हैं तो हमसे कहो तुरंत ही स्टॉप हो जाओ, तो ऐसा होता नहीं है, हम लोग थोड़े से आगे बढ़ ही जाते हैं। तो किस में शामिल होगा, वहाँ पर स्थिति परिवर्तित की हमने, तो फोर्स वहाँ से लगाया, अपनी बॉडी के द्वारा जो भी फोर्स लगाते हैं हम लोग, तो स्थिति परिवर्तित करने के लिए ही हम लोग लगाते हैं। उसके बाद लंबी छलांग लगाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ दूरी से दौड़ करके आते हैं। इस बात को भी याद रखना आप लोग। लंबी छलांग लगाने के लिए छलांग लगाने के लिए व्यक्ति के द्वारा कुछ दूरी से दौड़कर आना, कुछ दूरी से दौड़कर आना, ये भी किस में शामिल होता है, ये भी गति के जड़त्व में ही शामिल होता है। उसके बाद हमारे पास हम लोग बात करें यहाँ पर, जब कोई बंदूक की गोली किसी शीशे में लगती है और जब हम लोग किसी पत्थर को मारते हैं उस शीशे पर, तो उनका प्रभाव किस पर निर्भर करता है, उनकी स्थिति पर निर्भर करता है। और वह किस में शामिल होता है, गति के जड़त्व में। क्या है, बंदूक से निकली हुई गोली का किसी शीशे पर तथा पत्थर का उस शीशे पर
अलग अलग प्रभाव, अलग अलग प्रभाव होना। जब हम लोग किसी शीशे पर गोली मारते हैं बंदूक की तो वहाँ से क्या हो जाती है, पार कर जाती है, और जबकि हमारा कांच पूरा सेफ रहता है उसी एरिया में क्या हो जाती है, पार हो जाती है। और पत्थर जब हम लोग मारते हैं तो वह टूट जाता है, शीशा आसपास का भी। तो ये किसका प्रभाव है, गति के जड़त्व का प्रभाव ये होता है। अब हम लोग बात करेंगे दिशा परिवर्तन का जड़त्व क्या होता है, उसमें कौन सा एग्जाम्पल शामिल होता है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट पहले ले लो। दिशा परिवर्तन के जड़त्व की हम लोग बात करते हैं। दिशा परिवर्तन का जड़त्व, यहाँ पर जैसे हम लोग बात करें दिशा परिवर्तन के जड़त्व में क्या शामिल होता है। जब कोई कार, बस या फिर ट्रेन किसी मोड़ पर मुड़ती है तो उसमें बैठे व्यक्ति किस ओर झुक जाते हैं, उनका बाहर की ओर झुक जाना ही क्या कहलाता है, हमारा दिशा परिवर्तन का जड़त्व कहलाता है। इस बात को आप लोग याद रखना। और मेन एग्जाम्पल इसमें ये ही शामिल होता है, क्या है, किसी कार या बस का, किसी कार कोमा बस या ट्रेन का किसी मोड़ पर मुड़ना, किसी मोड़ पर मुड़ना, किसी मोड़ पर मुड़ने पर उसमें बैठे व्यक्ति, उसमें बैठे यात्रियों को बाहर की ओर और झुक जाना, झुक जाना। ये एग्जाम्पल यहाँ किस में शामिल होता है, ये दिशा परिवर्तन के जड़त्व में, और हमारा ये प्रथम नियम में ही शामिल होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। ये थे हमारे प्रथम नियम के एग्जाम्पल। क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है उन सभी के बारे में हमने बात कर ली है। ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं प्रथम नियम से, बल की परिभाषा मिलती है, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं, इसे गैलीलियो का नियम कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरे नियम से परिवर्तित होता है क्या हमारे पास, दूसरा नियम क्या है हमारे पास, उसकी हम लोग बात करते हैं। यहाँ सिर्फ ये बल का फॉर्मूला यहीं से प्राप्त होता है। दूसरा नियम एक अजीब सी परिभाषा है, इसमें परिभाषा क्या है और डायरेक्ट आंसर ही वहाँ पर उसका लिखा हुआ है। कैसे, देखो, किसी वस्तु में, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर को, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। यह ही फॉर्मूला हमारे पास यहाँ है जो दूसरे नियम से आता है। किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, और संवेग क्या होता है, P बराबर m गुणा v, हमारे पास ये होता है संवेग। अब संवेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं बल। तो बल बराबर क्या हो जाएगा, बल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणा वेग बटे संवेग परिवर्तन, और दर में क्या आएगा, रेट यानी टाइम आएगी हमारे पास। अब बल बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये v/t, तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी, तभी हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन आता है। संवेग परिवर्तन है हमारे पास, इतने टाइम में इतना परिवर्तन हुआ, किसमें, वेलोसिटी में। तो हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं, इस प्रकार भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखो, P बराबर m इंटू वी लिखा हुआ है, संवेग में परिवर्तन डेल P अपॉन डेल टी,
और यहाँ पर डेल अपॉन डेल टी आएगा हमारे पास। अब आप लोग यहाँ पर देखोगे डेल अपॉन पी, क्योंकि हमारे पास डेल आया ओनली, और यहाँ डेल टी और ये डेल टी, डेल पी अपॉन डेल टी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये संवेग में परिवर्तन की दर को हम लोग बोलते हैं बल, और F बराबर हमारे पास m कॉमन आ जाएगा, और डेल वी अपॉन डेल टी, ये क्या है हमारे पास, ये होता है त्वरण, और इसको हम लोग बोलते हैं F। तो ये है हमारे पास बराबर m कांस्टेंट है, और डेल वी अपॉन डेल टी क्या है, एक्सेलरेशन त्वरण। तो F बराबर क्या होता है हमारे पास, ma यहाँ से आ जाता है। अब हम लोग यहाँ पर इसके बीमा या ओनली मात्रक की बात करते हैं, तो मात्रक MKS पद्धति में बात करें, MKS पद्धति में क्या होता है, MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। और हमारे पास ये यहाँ आ जाओ वापस त्वरण में, तो वेग किस में होता है MKS में, मीटर में, और हमारे पास टाइम किस में होता है, सेकंड में। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड क्या है हमारे पास, ये वेग का बना है, और उसके बाद एक टाइम हमारे पास और लिखा हुआ है, तो इसका स्क्वायर हम लोग कर देते हैं, क्योंकि वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और एक टाइम और है हमारे पास, तो इस कारण से त्वरण का मात्रक क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और उसके साथ द्रव्यमान भी है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किस में है, ये है हमारे पास MKS पद्धति में। अब CGS पद्धति में यहीं से इसका मात्रक पूछ लिया जाए, तो CGS पद्धति में क्या होता है, CGS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है। तो F बराबर ma, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक होगा ग्राम, और त्वरण का मात्रक इसमें सेंटीमीटर होता है, यानी दूरी का मात्रक सेंटीमीटर। तो मीटर की जगह सेंटीमीटर, और टाइम तो सेकंड में ही होता है, सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक हो जाता है, बल का। किस पद्धति में, CGS पद्धति में। और MKS पद्धति में क्या हो जाता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। ये कहाँ से, दूसरे नियम से हमारा देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं कि पहला नियम और दूसरा नियम कैसे रिलेटेड हैं, कि क्यों बल की आवश्यकता वहाँ पर हमें लगाने की पड़ती है यदि किसी वस्तु में परिवर्तन करना हो। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं उसको फॉर्मूले से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। किस प्रकार रिलेटेड है उसकी हम लोग बात करते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ क्या है, बल का फॉर्मूला है F बराबर m इंटू ए, ये है हमारे पास। अब हमने कहा कोई भी बॉडी हमारी गति की अवस्था में आएगी या विराम में ही रहेगी, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बाहर से बल लगाएंगे उसमें स्थिति परिवर्तित करने के लिए। ध्यान देना आप लोग, हमारे पास जैसे हम लोग बात करते हैं, और SI पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इस बात को भी आप लोग याद रखना। बल है हमारे पास, यदि हमने बल का मान क्या कर दिया है, 0 कर दिया, ध्यान से आप लोग समझ लेना, कोई भी हमने उस वस्तु पर बल नहीं लगाया, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या 0 हो जाएगा, त्वरण 0 हो जाएगा। अब आप लोग बताओ, क्या द्रव्यमान 0 हो जाएगा या फिर नहीं होगा। तो आप लोग कहोगे द्रव्यमान 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा, क्योंकि कोई पिंड, कोई बॉडी है तो उसका द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर जैसे हम लोग बात करें, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो वैल्यू सेम ही रहेगी। यानी ये इसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तो 5 किलोग्राम ही रहेगी, 10 किलोग्राम की है तो 10 किलोग्राम ही रहेगी। यदि हमारे पास यहाँ पर इसमें चेंज आता है तो किस में चेंज आएगा, हमारा त्वरण में चेंज आएगा। ध्यान दो, देखो हमारे पास F का मान 0 है और द्रव्यमान हमारे पास 0 नहीं हो सकता है, तो इसको कांस्टेंट ही वैल्यू मानेंगे। जैसे 5 किलोग्राम द्रव्यमान है, अब हमारे पास A की वैल्यू हमें निकालनी है, तो त्वरण हमारे पास क्या 0 आएगा या फिर नहीं, तो आप लोग कहोगे 0 आएगा। 0/5 A, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0। ये त्वरण, और त्वरण क्या होता है हमारे पास, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण। यदि उसके वेग में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो त्वरण हमारे पास क्या होता है, वह 0 होता है। तो इसका मतलब कैसे आता है, जैसे
यदि हमने किसी बॉडी में कोई चेंज नहीं किया है, उसके यदि गति में है तो उसके वेग में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है, एक कांस्टेंट नियत वेग से गतिमान वस्तु है, तो उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, उसके वेग में परिवर्तन नहीं होगा। तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण भी नहीं होगा। और वेग में परिवर्तन होता कब है? वेग में परिवर्तन होता है जब हम कोई भी बल लगाते हैं, और जब हमने कोई बल लगाया ही नहीं तो वहाँ पर हमारे पास त्वरण क्या होगा? ज़ीरो होगा। ऐसे ही मैंने पहले ही आपको ये समझाया है कि यदि बल का मान शून्य हो जाए तो त्वरण का मान भी वहाँ पर शून्य होगा। यही परिभाषा प्रथम नियम में देखने के लिए मिलती है कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति में ही रहना चाहेगी। क्यों? जब हम लोग उस पर बाहर से बल लगा देंगे तो ही उसमें परिवर्तन आएगा। जैसे ये तो हुई शून्य की बात कि जब बल जीरो हो तो त्वरण भी जीरो होगा। चाहे वस्तु गति में हो चाहे हमारे पास विराम में है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक हम लोग बाह्य बल नहीं लगाएंगे। ये बल का मान हमने कर दिया 5 न्यूटन, और हमारे पास क्या हुआ? द्रव्यमान भी 5 किलोग्राम है। तो अब हमसे पूछ लिया जाए कि कितना इसमें त्वरण उत्पन्न हुआ। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में ही थी तो उस पर हमने 5 न्यूटन का बल लगाया तो उसमें कितना त्वरण हुआ? तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो उसमें त्वरण कितना आ जाएगा? एक हमारे पास क्या आ जाएगा? त्वरण होगा। और कितना? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। त्वरण कितना होगा? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर चेंज होता रहेगा यदि हम लोग उस पर 5 न्यूटन का बल लगाते हैं। तो त्वरण भी परिवर्तित कब होता है? जब हम बल लगाते हैं। प्रथम नियम की परिभाषा प्रूफ इसके साथ होती है, फॉर्मूले से, और फॉर्मूला किससे प्राप्त होता है? दूसरे नियम से। तो प्रथम नियम दूसरे ही नियम का एक अंश है जो फॉर्मूले में देखने के लिए मिलता है। इस बात को आप लोग याद रखना। यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में तो आप लोग उसको कर सकते हैं, बाकी इसको वापस से आप लोग देख लोगे थोड़ा सा रिवाइज करके तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा F बराबर ma दूसरे नियम से प्राप्त होता है। बल का मान 0 है तो त्वरण का मान 0 होगा। यदि हम लोग इसके मान में बल में कोई चेंज लाते हैं तो त्वरण वहाँ पर होगा ही होगा। और यही परिभाषा कहती है किसकी? हमारे पास प्रथम नियम की। इसी कारण से बल की परिभाषा किससे प्राप्त होती है? प्रथम नियम से, जो मैंने आपको बताई थी और उसको प्रूफ भी कोशिश की है आपको करने की। समझ गए होंगे आप लोग? स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लो, लेना चाहो तो। फिर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला भी आ जाता है कभी कभी कि हमारे पास एग्ज़ाम में सवाल यहाँ से कैसे बन जाता है। एक सवाल भी मैं आपके लिए करके दिखाता हूँ कि यदि किसी वेग में परिवर्तन होता है कुछ टाइम में तो कितना बल वहाँ पर हमें लगाना होता है। उस एक सवाल की हम लोग बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लो। सवाल आपके सामने लिखा है। सवाल लिखा है एक पिंड जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और उसका वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है। 2 सेकंड बाद उसका वेग 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो वेग में परिवर्तन करने के लिए कितने बल की आवश्यकता हमें पड़ी, या हम लोग कितने बल हमने लगाया कि ऐसा चेंजेस आ गए। हम ध्यान देते हैं इस सवाल पर। ध्यान दो आप लोग। हमारे पास बल का फॉर्मूला, बल हमें निकालना है और बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। अब आप लोग जब यहाँ देखोगे तो बल हमें निकालना है। द्रव्यमान क्या होता है? हमारे पास कांस्टेंट रहता है। क्या इसमें कोई भी ये बॉडी है, जो भी हमारे पास पिंड था, क्या उसका द्रव्यमान चेंज होगा? तो चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट ही बना रहेगा क्योंकि द्रव्यमान सेम ही रहता है। और ए बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। तो हमारे पास यहाँ वेग में परिवर्तन ए बराबर क्या होता है? अंतिम वेग माइनस के प्रारंभिक वेग बटे हमारे पास समय अंतराल। तो ये क्या होता है? हमारे पास त्वरण होता है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंतिम वेग मतलब के v2 और प्रारंभिक वेग v1, और समय अंतराल हमारे पास कितना है? 2 है। कैसे? इसको समय अंतराल को हम लोग लिख सकते हैं del t। हमारे पास क्या लिखा हुआ है
ये फॉर्मूला लिखा है हमने जो यहाँ से आया है हमारा, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, इससे, ये वाला, यही बात लिखी हुई है यहाँ जो हमारे पास क्वेश्चन में कही गई है। क्या, उसका वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है। तो पहले वेग कितना है, प्रारंभिक वेग है v1 कितना है, 4 मीटर प्रति सेकंड। 2 सेकंड बाद, कितने समय के बाद, समय अंतराल कितना है, 2 सेकंड का है। टाइम कितना दिया है, डेल टी 2 सेकंड। कितना वेग हो जाता है, अंतिम वेग कितना हो जाता है, 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इस प्रक्रिया को करने के लिए कितने बल की आवश्यकता पड़ी, बस उसने ये पूछा है, इसको आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। 4 से वेग हमने कितना कर दिया है, 6 कर दिया है, और कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। और यही प्रथम नियम वाला है कि वेग में परिवर्तन करना है तो हमने कर दिया, और कितने टाइम में कर दिया आपके पास लिखा है। तो बल आसानी से आप लोग यहाँ निकाल सकते हो। F बराबर द्रव्यमान का मान कितना है, 2 किलोग्राम, और हमारे पास V2 माइनस V1 का अंतर यानी 6 और 4 का अंतर 2 होता है, और उसके बाद समय अंतराल 2 सेकंड का है, 2 से 2 कट जाएगा। F बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 न्यूटन बल हमें लगाना होगा। यदि हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, उसका वेग कितने से कितने करते हैं हम लोग, 4 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड करते हैं, तो 2 सेकंड में, अब ऐसा यहाँ पर देखने के लिए मिलता है जो आपके सामने यहाँ पर लिखा है। और गति की समीकरण भी मैं आपके लिए लिख दूंगा, क्योंकि हमारे पास कई बार वो कंबाइन करके पूछ भी लेता है, कोई एक समीकरण दे देता है और पूछ लेता है। वैसे वहाँ पर लिखे हुए गति के नियम ही हैं सिलेबस में, फिर भी मैं तीनों समीकरण आपके लिए लिख दूंगा, उसमें कभी कभी पूछ भी लेता है। और तीसरे नियम की बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में, और उन 3 समीकरण की अगले वीडियो में बात करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, और वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर किया करो। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।